Hello everyone and welcome to the tutorials of the C programming language by Programming Glue। अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर को समझा था, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको समझा था और सबके ऊपर एक एग्जाम्पल भी देखा था कोड के थ्रू। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर आप रिलेशनल ऑपरेटर की वर्किंग को नहीं समझते तो आप वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग के पास दो ऑपरेटर्स हैं। ओके, एक है एंड ऑपरेटर, एक है और ऑपरेटर। यही सेम ऑपरेटर हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर में भी था। तो यहाँ पर लॉजिकल एंड में और बिटवाइज एंड में फ़र्क क्या है? फ़र्क अगर मैं आपको बताऊँ वो ये है कि अगर आप इस डायग्राम को देखें, ठीक है, इस ऑपरेटर में क्या है कि मैंने पिछले ये एग्जाम्पल है जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। मैं ले रहा था 5 और 3, इसके ऊपर मैं बिट वाइज और परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, तो इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि ये जो बिट वाइज और होता है, ये बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को लेते हैं और उन इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को बिट में चेंज करते हैं और उनकी हर बिट के ऊपर वो स्पेसिफाइड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो फ़र्क क्या है कि जो ये बिटवाइज ऑपरेटर थे ना, ये एक्चुअली इंटीजर्स को बिट में चेंज करके उनके ऊपर बिट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। वहीं लॉजिकल ऑपरेटर बूलियन एक्सप्रेशन को यूज़ करता है। बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन अगर आप जानते हो तो बूलियन एक स्पेशल काइंड का वेरिएबल है। मैं अगर यहाँ बताऊँ, ये एक्चुअली एक डेटा टाइप है। पहली बात तो ये, ठीक है, बूल एक डेटा टाइप है और ये इससे बनने वाले वेरिएबल दो टाइप की वैल्यू ही कंटेन करते हैं अपने अंदर, विच इज़ 0 और 1। या तो उसमें 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। अपने फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट में हम लोग ये जानते हैं कि बूलियन जो होता है वो सिर्फ दो वैल्यूज़ को ही जानता है, 0 या 1। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर इन दो वैल्यूज़ को ही इवेल्युएट करता है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। बूलियन एक डेटा टाइप है, एक एक्स्ट्रा डेटा टाइप, ठीक है, जो जिससे बनने वाला वेरिएबल दो टाइप की वैल्यू को ही कंटेन करता है, विच इज़ 0 एंड 1। तो अपने प्रीवियस टॉपिक की तरफ चलते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं कि इसके दोनों ऑपरेंड बूलियन एक्सप्रेशंस में ही वैल्यूएट होने चाहिए। मतलब ये कि इसके आस-पास वाले ऑपरेंड, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड्स लेता है, तो इसके दोनों ऑपरेंड्स बूलियन टाइप के होने चाहिए। ये इंटीजर को भी इवेल्युएट करेगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो ये हमेशा 1 जनरेट करेगा। पर ये तो हम हमेशा नहीं चाहते ना कि हमेशा ही 1 जनरेट कर रहा है, कि जैसे यूज़र ने 7 इनपुट किया, 5 इनपुट किया, ये 1 जनरेट करेगा। जो यूज़र ने 10 इनपुट किया, 100 इनपुट किया, 1 जनरेट कर रहा है। हर टाइम ऐसा हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि कभी कभी ये 0 जनरेट करे, कभी कभी 1 जनरेट करे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को बूलियन जो वेरिएबल्स होते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं अपने कोडिंग के थ्रू। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम लोग इसको समझने के लिए अपने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये रिलेशनल ऑपरेटर जब इवेल्युएट होते हैं तो दो टाइप की वैल्यूज़ को देते हैं, विच इज़ 0 और 1। और वही मैंने कहा कि ये रिलेशनल ऑपरेटर 0, 1 देते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर दो ही वैल्यू को यूज़ करते हैं बेसिकली अपनी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करने के लिए, विच इज़ 0 एंड 1। और सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये बूलियन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं, बूलियन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं अपनी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करने के लिए, और बूलियन वैल्यूज़ होती हैं 0 या 1। चलिए मैं कोड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप कोड देखेंगे तो आई होप यू विल बी क्लियर।
तो ऑपरेटर समझना है तो ऑपरेंड होने चाहिए। मैंने इंट टाइप का एक एक्स बनाया, ठीक है, और इसमें रख लेता हूँ मैं लेट्स से 5, ठीक है, और मैं यहीं पे कॉमा लगा के मैं लगाता हूँ y में रख लेता हूँ 6, ठीक है। और एक मैं इंटीजर और बना लेता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं रिज़ल्ट रखूँगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ z इक्वल टू नहीं, z असाइंड z असाइन मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ x इज़ लेस देन y, ठीक है, और कर देता हूँ इसको एक ब्रैकेट में बंद। याद रखिएगा ये ब्रैकेट जो है ये भी एक्चुअली एक ऑपरेटर है, ठीक है। ये ऑपरेटर हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस में पढ़ेंगे कि ये इसका काम क्या होता है। बेसिकली ये मैंने इसको इनक्लोज कर दिया है, ठीक है, मैंने इसको इस फंक्शन को इस रिलेशन को इनक्लोज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ लॉजिकल एंड, और इसके बाद एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ x इज़ नॉट इक्वल टू y, ठीक है, और मैं प्रिंट करवाता हूँ द z इज % d। अच्छा, 0 या 1 जो भी आएगा, ये 0 1 इंटीजर वैल्यू है, तो उसको हैंडल करने के लिए भी हम लोग को इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने बनाया है, ठीक है। और इसके लिए %d लगा रहा हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर के जगह, क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यू देखनी है। 0 या 1 है बूलियन, लेकिन ये इंटीजर भी है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो मैं अभी आपको समझाता हूँ, मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। z, ठीक है, मैंने यहाँ z लिखा और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के मैंने इसको कर दिया ख़त्म। हो क्या रहा है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या। देखिए ये लाइन तो आप सबको क्लियर है कि मैंने x बनाया, उसमें 5 असाइन किया, y बनाया, उसमें 6 असाइन किया, और z एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मैं z में वो वैल्यू असाइन कर रहा हूँ जो पहले तो ये इवेल्युएट हो, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर इवेल्युएट होते हैं 0 या 1 में, ओके, ठीक है। और यहाँ पर ये इवेल्युएट होगा रिलेशन 0 या 1 में, मतलब पहले ये इवेल्युएट होगा। चलिए इसको समझते हैं, x लेस देन y, क्या ये ट्रू है? x y से छोटा है, 5 6 से छोटा है, ये तो ट्रू है, ठीक है, ओके। ट्रू है तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ओके। और रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर ये समझते हैं कि ये क्या है, x इज़ नॉट इक्वल टू y, समझते हैं क्या 5 6 के बराबर है? नहीं है, मतलब ये रिलेशन ट्रू है। ये यही कह रहा है कि x नहीं बराबर है y के, ओके। तो 5 नहीं बराबर है 6 के, तो ये दोनों 1 1 आने चाहिए, क्योंकि ये भी ट्रू है, ये रिलेशन भी ट्रू है, ये रिलेशन भी ट्रू है। और ये कुछ दिखने के लिहाज से, दिखने के पर्सपेक्टिव से कुछ यूं है, कैसा, 1 एंड 1, ठीक है। जब ये इवेल्युएट होंगे, जब कंपाइलर इसको करेगा इवेल्युएट, तो यहाँ पे 1 कर देगा क्योंकि ये ट्रू है, ये भी ट्रू है तो यहाँ पे 1 कर देगा, ठीक है। और ये बन जाएगा बूलियन 1 एंड बूलियन 1। और 1 एंड 1 क्या होता है, 1, ठीक है, जो कि हम लोग ने अपने बिटवाइज ऑपरेटर के चैप्टर में देखा था कि 1 और 1 अगर एंड ऑपरेटर दोनों बिट्स पे परफॉर्म करते हैं तो 1 जनरेट होने के लिए दोनों बिट्स को 1 होना पड़ता है, ठीक है। तो z की वैल्यू में 1 चला जाएगा, ये पूरा इवेल्युएट होगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा वो जाके असाइन होगा z में, और z की वैल्यू हम लोग कर रहे हैं प्रिंट। तो हम लोग जितना समझा है उसके हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए 1। अगर z में 1 आ रहा है तो ये प्रोग्राम सही चल रहा है, ठीक है। ये देखिए, सो द z इज 1, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा ऑल्टर करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने ये लिखा कि इक्वल इक्वल y, अब क्या होगा कि ये तो हो जाएगा 0, क्यों, ये कह रहा है रिलेशन कि x बराबर है y के। क्या 5 कभी 6 के बराबर हो सकता है?
मेरी मैथ्स में तो नहीं होता, मतलब जितनी मैथ्स मैंने पढ़ी है उस हिसाब से तो नहीं होता। ठीक है, आई होप कि हाँ ये आपको बात समझ में आई होगी कि 5 कभी भी 6 के बराबर नहीं होता, यू नो दैट। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या जनरेट होने वाला है, अब जनरेट होने वाला है 0। ठीक है, क्योंकि दोनों बिट्स में से एंड ऑपरेशन में कोई भी एक बिट 0 होती है तो वो 0 ही जनरेट होता है। तो अगर अब z में 0 आ रहा है तो आई होप कि जैसा हम लोग ने सोचा है वैसा ही आएगा। ओके, मैंने किया सेव, कंपाइल एंड रन, तो हम लोग का आउटपुट आ चुका है विच इज़ 0। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि बिट वाइज ऑपरेशन कैसे होते हैं। अब अगर यहीं पे आप डबल पाइप साइन लगा दें, मतलब और ऑपरेटर लगा दें, ठीक है, अब आपको पता है इसमें से कोई भी एक 1 होगी तो ये 1 जनरेट करेगा, दोनों 0 होंगी तो 0 जनरेट करेगा, दोनों 1 होंगी तो 1 जनरेट करेगा। ठीक है, तो और ऑपरेटर से आप पहले से अवेयर हैं, क्योंकि अगर आपने बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ा हुआ है तो आप जानते हैं कि ये क्या जनरेट करने वाला है। यहाँ पे है ये 1, ये है 0, अब जनरेट होगा 1 क्योंकि मैंने ऑपरेटर को कर दिया है चेंज, और ऑपरेटर ऐसे ही वर्क करता है। ओके, चलिए देखिए, और ऑपरेटर में ये आ गया z इज़ 1। ठीक है, ऑपरेटर चेंज करने से ये फ़र्क पड़ा। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। हम लोग ने अभी तक लॉजिकल के दोनों ऑपरेटर्स जो भी इसमें थे वो हम लोग ने समझ लिए हैं। अब हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो ये एक लौता ऑपरेटर है जो टर्नरी ऑपरेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक टर्नरी ऑपरेटर है, ये 3 ऑपरेंड्स लेता है अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाने के लिए। चलिए इसको समझते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर वेरिएबल लिखा होता है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब यहाँ से कंडीशनल ऑपरेटर शुरू होता है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन 1 है, ये एक्सप्रेशन 2 है, ये एक्सप्रेशन 3 है। अब ये 3 ऑपरेंड्स ले रहा है अपनी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इसको टर्नरी ऑपरेटर बुलाया जाता है। सिंपल इज़ दैट। तो एग्जीक्यूशन ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर हम लोग समझेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट को समझेंगे। ठीक है, तो क्या है कि पहला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, ये कंडीशनल ऑपरेटर के सिंबल्स होते हैं, पहला ये और ये कॉलन। ठीक है, ये कॉलन इसका सिंबल होता है और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पहला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है। ठीक है, ये इवैल्यूएट होगा, ये बेसिकली एक रिलेशनल ऑपरेटर के तरह इवैल्यूएट होता है। यहाँ पर जो ये इवैल्यूएट होगा तो ये जनरेट करेगा 0 या 1, मतलब ट्रू या फॉल्स। अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, तो ये सेकंड वाले एक्सप्रेशन को करता है इन्वोक और ये वाला हिस्सा चलता है। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो चलेगा। अगर आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, कोई वैल्यू लिखी है, कोई ऑपरेटर लगा के कोई ऑपरेशन इवैल्यूएशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो चलेगा। या सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंटएफ के थ्रू आपको यहाँ पे वो देते हैं मैसेज, तो वो चलेगा। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू इवैल्यूएट होता है तो चलेगा एक्सप्रेशन 2, अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स इवैल्यूएट होता है तो चलेगा एक्सप्रेशन 3। ठीक है, आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू कि कैसे होता है। तो अब यहाँ पर ये सब पूरा एवेल्यूएट होके, चाहे एक्सप्रेशन 2 से अगर कोई वैल्यू जानी है, ठीक है, तो वो वैल्यू भी आप एक वेरिएबल में असाइन करवा सकते हैं। मतलब अगर ये इवैल्यूएट होगा तो ट्रू या फॉल्स होगा, ट्रू होगा तो सिर्फ ये वाला चलेगा, फिर ये वाला नहीं चलेगा। अगर फॉल्स होगा तो सिर्फ थर्ड वाला एक्सप्रेशन चलेगा, फिर सेकंड वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, चाहे सेकंड वाला चले चाहे थर्ड वाला चले, दोनों इवैल्यूएट अगर होंगे, कोई यहाँ पे इक्वेशन लिखी होगी तो इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं ताकि आपको बेटर वे में समझ में आए। तो क्या होगा कि ऑपरेटर है,
तो हम लोग को ऑपरेंड चाहिए होंगे, मतलब वेरिएबल चाहिए होंगे। हम लोग कुछ एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो समझ में आए, मतलब कि ये जैसे दिस इज़ 2022 और आजकल वोटिंग चल रही है, तो हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं कि आप अपनी एज इंटर करिए, प्रोग्राम आपको बताएगा कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। सिंपल इज दैट, सिर्फ एक यही प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो हम लोग एक देखिए, आप एज इंटर करेंगे तो आपकी एज 18.5 नहीं हो सकती, 16.8 नहीं हो सकती, आपकी एज होगी 16, 17, 18, 12 ऐसी एज होगी, ठीक है। तो वो इंटीजर टाइप की होगी, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एज, ठीक है, और मैं एक सिंपल सा एक मैसेज देता हूँ कि इंटर योर या कैंडिडेट्स एज, ठीक है, सॉरी। तो क्या होगा, कैंडिडेट की एज इंटर करो और यहाँ पे लगा दो सेमीकोलन। अब क्या, स्कैनफ के थ्रू मैं चाहता हूँ कि इस एज वाले वेरिएबल में वैल्यू चली जाए, तो मैं लिखूँगा एट द एड्रेस ऑफ एज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एज टाइप का वेरिएबल बनाया, एक मैसेज प्रिंटफ से दिया, स्कैनफ चला, स्कैनफ ने जो भी यूज़र करेगा इनपुट वो एज नाम के वेरिएबल पे रख देगा, ठीक। अब लगाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। मैंने कहा कि एज अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू हो 18 के, ठीक है। देखिए, आप 18 साल के होंगे या 18 साल से ऊपर होंगे तभी तो आप एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, ठीक है। तो इस पे लगाया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या किया मैंने लिखा प्रिंटफ, ठीक है। आप सिंपल एक इवैल्यूएशन करने के लिए एक एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, एक इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक मैसेज भी दे सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर में, ठीक है। मैं अभी मैसेज दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इवैल्यूएशन के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। तो चलिए अपना कोड पूरा करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिजिबल टू वोट, ओके। और इसके बाद मैं लगाता हूँ कॉलन के बाद एक स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंटफ नॉट एलिजिबल टू वोट, कि शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, तो इसके लिए मैं अपना फॉन्ट छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने फॉन्ट को छोटा कर लिया और इसको यहाँ करता हूँ, ठीक है। तो अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि ये कैसे वर्क करेगा, ओके। तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे लगा दूँ सेमीकोलन, ठीक है। तो होगा ये कि मैंने इंटीजर टाइप की एक वेरिएबल बनाई जिसका नाम रखा एज। उसके बाद प्रिंटफ के थ्रू मैंने एक मैसेज दिया कि कैंडिडेट की एज इंटर करिए, और स्कैनफ के थ्रू मैंने जो भी इंटर करवाया, स्कैनफ ने एज नाम का जो वेरिएबल बना था उसके एड्रेस को एक्सेस किया और वहाँ पे जाके वो वैल्यू इनपुट करवा दी जो यूज़र ने कीबोर्ड के थ्रू करी इनपुट। फिर इसको मैंने रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू इवैल्यूएट किया कि अगर एज है 18 या 18 से बड़ी 18 है और ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 या 0। अगर यहाँ पे आता है 1 तो ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये होगा इवैल्यूएट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए ये, ठीक है, कि ऑपरेटर कहाँ पे है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे 1 इवैल्यूएट होगा, मतलब अगर यूज़र 18 या 18 से बड़ी कोई भी वैल्यू इनपुट करेगा, अपनी एज इंटर करेगा, तो होगा 1, ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू रिलेशन होता है 1, और 1 के बाद ये हिस्सा सेकंड वाला एक्सप्रेशन होगा एग्जीक्यूट, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट स्क्रीन पे लिख के आएगा एलिजिबल टू वोट। अगर यहाँ पर कोई 18 से कम अपनी एज इंटर करता है तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा 0, और फॉल्स के केस में ये थर्ड वाला एक्सप्रेशन जो होगा, थर्ड वाला जो मैसेज है, इसको करेगा एग्जीक्यूट, ठीक है। तो होना ऐसा ही चाहिए। चलिए इसको करता हूँ मैं सेव। मैंने किया इसको सेव और
करता हूँ कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे हम लोग का आउटपुट आ चुका है। ये पूछ रहा है एंटर कैंडिडेट्स एज। मैं एंटर करता हूँ लेट्स से 18 के केस में चलना चाहिए एलिजिबल टू वोट। ठीक है, मैंने किया एंटर, लिख के आ रहा है एलिजिबल टू वोट। अब मैं इसको फिर से एंटर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखूँ कि दूसरी वाली स्टेटमेंट चलती है क्या नहीं। दूसरी वाली स्टेटमेंट कब चलेगी, जब ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, मतलब ये कि मैं अगर 18 से कम की एज को करता हूँ एंटर, विच इज़ 12 लेट्स से, और 12 को करता हूँ तो चलना चाहिए नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, यहाँ पर लेके आ रहा है नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर का एक यूज़ तो समझ में आया होगा कि जब हम लोग स्टेटमेंट्स देते हैं, अगर हम लोग को मैसेज प्रिंट करवाने हैं एक सिंपल एक्सप्रेशन के थ्रू, तो वो हम लोग कैसे करते हैं कि अगर ये ट्रू होगा तो सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, वो इवेल्युएट होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो थर्ड वाला एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। ठीक है, जो हम लोग ने अपने इसमें समझा था। ठीक है, कि पहला एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, अगर ये ट्रू होगा तो सेकंड वाला एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो थर्ड वाले एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर यहाँ पर सेकंड एक्सप्रेशन और थर्ड एक्सप्रेशन में अगर यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट ना दी हो, एक इक्वेशन दी हो, तो उसको वेरिएबल में जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है उसमें असाइन करवाना है। एक ये ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं ताकि आपको इस ऑपरेटर के थ्रू वेरिएबल में कुछ असाइनमेंट करवाना भी समझ में आए। ठीक है, तो चलिए मैं अपना एडिटर खोलता हूँ। अब मुझे ऑपरेटर समझाना है, आपको ऑपरेटर समझना है, तो एक ऑपरेंड चाहिए होगा। मैं इंट x बना लेता हूँ। ठीक है, और इसमें पहले रख लेता हूँ यूज़र से मांगने के लिए। चलिए मैं यूज़र से मांग लूँगा printf enter a number। ओके, सो मैं scanf के थ्रू क्या करता हूँ, मैं scanf के थ्रू यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ int टाइप की at the address of x। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ और एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे वेरिएबल में वैल्यू रखनी भी तो है। कंडीशनल ऑपरेटर जो करेगा इवैल्यूएट। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन लिख लिया है, वो ये कि y में असाइन करो। ठीक है, पहले क्या होगा, चेक x इज़ ग्रेटर देन 0। मैंने क्या किया, scanf के थ्रू x की जगह पर मैंने ले लिया एक इनपुट यूज़र से। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि x को इवैल्यूएट करो। अगर यूज़र करता है x से बड़ी वैल्यू तो ये हो जाएगा ट्रू। तो ट्रू के केस में हमें सिर्फ वेरिएबल में कुछ आता है कि नहीं, सिर्फ ये चेक करना है। बाकी आप जैसा प्रोग्राम बनाना चाहें आप वैसा प्रोग्राम बना सकते हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू y में असाइन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो पहले इसको करो इवैल्यूएट। अगर ये ट्रू होता है तो 1 इसमें असाइन कर दो, अगर ये होता है फॉल्स तो 0 y में असाइन कर दो। तो ये मैं इंटर करूँगा 0 से बड़ी वैल्यू फॉर फर्स्ट टाइम, तो आना चाहिए 1। ठीक है, मैं इसको करता हूँ सेव, करता हूँ कंपाइल एंड रन, और ये हमारा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, मैं करता हूँ 0 से बड़ी वैल्यू इनपुट, मैं करता हूँ लेट्स से 15 में 1 आना चाहिए आउटपुट, क्योंकि ये 0 से बड़ी है। ठीक है, सो y इज़ 1। ठीक है, मैं फिर से इसको रन करता हूँ, इस बार 0 से छोटी वैल्यू इनपुट करता हूँ। मैंने किया सेव कंपाइल एंड रन, मैं करता हूँ -1, तो ये 0 से छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें आना चाहिए 0। ठीक है, y इज़ 0, क्योंकि ये 0 से छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो y में आ गया 0। बस बहरहाल हम लोगों ने क्या समझा है कि y में असाइन भी कर सकते हैं इस कंडीशनल ऑपरेटर का रिजल्टेंट। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर राइट साइड में लिखे हुए किसी भी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके जो भी रिजल्टेंट होता है वो y में असाइन कर देता है। ये बात आपको पता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या समझा, आज हम लोगों ने ये चीज़ समझी है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। इसकी सारी फंक्शनैलिटी, सारी वर्किंग समझ ली। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो हो सकता हो कि लेंथी लग रहा हो,
ठीक है, कि 25, 26, 30 मिनट्स का। लेकिन आप ये देखिए कि मैं एक एक चीज़ को, मैं एंड ऑपरेटर को, और ऑपरेटर को, कंडीशनल ऑपरेटर के सारी चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे वैल्यू असाइन होती है, कैसे सिंपल मैसेज प्रिंट होते हैं। ठीक है, मैं हर एक एक चीज़ को, एक एक पर्सपेक्टिव को नज़र में रख के हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है, कल को अगर आप प्रोग्रामिंग करें तो वहाँ पे आपको ये वीडियोस काम है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो भी आपको ये काम है, आपके एग्ज़ाम में आपके मार्क्स अच्छे आएँ, ताकि आपको ये वीडियोस हेल्प करें। ठीक है, तो आज हम लोग ने अपना ऑपरेटर्स का जितना भी चैप्टर था, जो भी टॉपिक था, उसको ख़त्म कर लिया। हम लोग ने अपने इन 6 पार्ट में ये चीज़ समझी है कि यूनरी, अर्थमेटिक, शिफ्ट, बिटवाइज, रिलेशनल, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने आपको समझाने की हर कोशिश करी है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके या ईमेल के थ्रू मुझे ईमेल ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। So I definitely answer your all question related to this topic particularly. So इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।